आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर गए। यूएनजीए के अपने करीब 23 मिनट के संबोधन में दुनिया को बड़ी सीख दी और मानवता के दुश्मनों को चेतावनी के साथ नसीहत भी। कुल मिलाकर एक बेहद कामयाब मिशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वतन वापस लौट रहे हैं, देश लौट रहे हैं। पीएम ने इस दौरान करीब 66 घंटे अमेरिकी धरती पर बिताए। देखते हैं कि इन 66 घंटों में क्या कुछ खास रहा। ये आज तफसील से हम आपको बताएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिनों के इस दौरे की चर्चा और उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ लेकिन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यूएन के मंच से पाकिस्तान को क्या नसीहत है, यह जान लीजिए। आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल बनाना खतरनाक है। आतंकवाद ऐसे देशों के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा होगा। अफगानिस्तान की धरती से आतंकवाद फैलाने की कोशिश ना की जाए। ये बड़े संदेश, बड़े मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए के मंच से दिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएन के मंच से पाकिस्तान को क्या है नसीहत। जी हां, पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन बिना नाम लिए जो संदेश दिया गया है आतंकवाद के खिलाफ, उससे यह साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में जिस तरह से मुल्क की सरजमीन का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, वो अब बर्दाश्त नहीं करेगी दुनिया। आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तमाम वो बातें थी जिसने पाकिस्तान में बहुत हलचल मचाकर रख दी है, क्योंकि अफगानिस्तान में हथियार के दम पर तालिबान ने जो सत्ता हासिल की है उसमें पाकिस्तान का क्या रोल रहा है ये अब किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आतंकवाद का जिक्र कर रहे थे यूएनजीए के मंच से, तो कड़ी नसीहत पाकिस्तान के लिए वो देते नजर आए। आइए देखते हैं कि यूएन के मंच से प्रधानमंत्री ने कैसे तथ्यों और तर्कों के साथ पाकिस्तान और चीन को नसीहत भी दी और एडवांस में उन्हें आगाह भी कर दिया। और आइए आपको दिखाते हैं, जरा इंफॉर्मेशन वॉल का हम रुख करेंगे। चीन और पाकिस्तान को यह खबर ध्यान से देखनी चाहिए। यूएन के मंच से क्या बोले पीएम मोदी। आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल बनाने वाले खुद इसका नतीजा भुगतेंगे। तो वो कौन सा मुल्क है दुनिया में जिसने आतंकवाद का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हित साधने के लिए किया है? जी हां, यह है पाकिस्तान। बिना नाम लिए पाकिस्तान को यह सीधे नसीहत। क्यों बोले? आतंक परस्त पाकिस्तान को सीधी चेतावनी जरूरी थी। आतंक परस्त पाकिस्तान को बताना जरूरी था कि आज की तारीख में वो कर क्या रहा है और इसका अंजाम क्या हो सकता है। यूएनजीए के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया और कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो, आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना हो, यह कहा है पीएम मोदी ने। क्यों बोले? तालिबान समर्थक पाकिस्तान और चीन को चेतावनी दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बयान के जरिए। और जिसको मैसेज मिलना था, जहां तक संदेश पहुंचना था, वहां तक पहुंच चुका है। नाजुक स्थितियों को देखकर कोई अपना स्वार्थ ना साधे, नाजुक स्थितियों का फायदा ना उठाया जाए, यह कहा गया। अफगानिस्तान पर हमने देखा है पाकिस्तान और चीन ने किस तरह से मौके का फायदा उठाया और भारत के खिलाफ रणनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। अफगानिस्तान का इस्तेमाल
आने वाले वक्त में आतंकवाद के लिए ना हो, वहां पर आतंकवाद को पाला पोसा ना जाए, इसके लिए आगाह किया है पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में। इसके अलावा कोविड के दौरान भी वैश्विक संगठन पर सवाल उठे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र कर रहे थे तमाम वैश्विक संस्थाओं का कि अपने अंदर भी झांक कर देखा जाए, इंट्रोस्पेक्शन किया जाए कि कहां हमसे भूल हो रही है और कहां है सुधार की जरूरत। क्यों बोले? कोरोना काल में चीन की भूमिका पर लगातार सवाल उठे और WHO की भूमिका पर भी सवाल उठे। WHO को भी कटघरे में खड़ा किया गया। चीन के साथ उसकी मिलीभगत की बातें भी सामने आई जिसने दुनिया का बहुत नुकसान किया। तो उस ओर भी अपनी स्पीच में इशारा किया है पीएम मोदी ने। कोरोना के ओरिजिन को लेकर भी वैश्विक संगठन सवालों के घेरे में रहे। यहां पर WHO और IMF जैसी संस्थाओं का जिक्र करने की कोशिश हुई है बिना नाम लिए। कोरोना की वुहान थ्योरी पर चीन को आईना दिखाना बहुत जरूरी था और इसलिए एक ग्लोबल लीडर की तरह, एक वैश्विक नेता की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में इन तमाम बातों का, तमाम अहम मसलों का जिक्र किया है। और हम रुख करें अपने खास मेहमानों का, उससे पहले आपको इस वक्त की दो बड़ी खबरें दिखाना चाहेंगे। एक तरफ डल झील में देश का दम दिखा रही है हमारी एयरफोर्स। ये देखिए इरफान हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं। डल झील, बेहद खूबसूरत नजारा डल झील का उनके पीछे हम देख रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में दम दिखाकर लौट रहे हैं। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे ये दो सहयोगी इस वक्त की दो अहम खबरों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इरफान और कुमार कुंदन, इन दोनों का भी हम रुख करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी के इस दौरे के मायने क्या हैं। हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी भी मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सबसे पहले पीएम के दौरे की अहम बातें हम बता रहे थे कुमार कुंदन, ये बताइए कि इस वक्त पालम एयरपोर्ट के बाहर जो लोग मौजूद हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा जो लोग वहां पर प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए पहुंचे थे, उन्होंने हिंदुस्तान के सारे रंग समेटने की कोशिश की है एयरपोर्ट के बाहर। जो रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, वो बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हमारे सामने आई। इस वक्त क्या चल रहा है और जो लोग अगवानी के लिए खड़े हैं उनके मन में क्या है? समीर, मैं तस्वीरों के माध्यम से ये ज्यादा दिखाने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन गजेंद्र को बताऊंगा कि एक बार प्लीज जरा तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें पालम एयरपोर्ट के ठीक सामने की है और आप देखिए एक तरीके से मिनी इंडिया की यहाँ झलक आपको नजर आएगी। एक तरफ भांगड़ा हो रहा है तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत के पारंपरिक लोक नृत्य की भी झांकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। पालम एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली कैंट तक के एरिया को अलग अलग जिलों में बांटा गया है। किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री के आने का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? देखिए, हम सबके लिए बहुत ये गर्व की बात है कि पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सम्मान मिल रहा है और उनके मार्गदर्शन में जो ऊंचाइयों को हम लोग छू रहे हैं, आज पूरी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, दिल्ली के नागरिक उनके अभिनंदन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपको जो मिनी इंडिया की झलक दिखा रहा था समीर, ये देखिए, ये दिल्ली 6 का पारंपरिक जो है वाद्य यंत्र यहाँ पर आपको दिख रहा है और इसके पहले पीछे मैंने आपको भांगड़ा दिखाया था। अगर मैं और थोड़ा आगे जाऊँ तो यहाँ पे भांगड़ा आपको दक्षिण भारत का भी जो है नृत्य देखने को मिलेगा। कितनी एक्साइटेड है आप लोग इसको लेके? हम इतना ही कहना चाहते हैं कि भारत में ऐसा पहला प्रधानमंत्री आया है जो देश नहीं विदेशों में भी जाके अपना झंडा लहरा कर आया है। आज हम उनके स्वागत के लिए सारे कार्यकर्ता, सारे पब्लिक इकट्ठे हुए हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो चलिए कुमार कुंदन, मैं लौटता हूं आपके पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झंडे और देश का तिरंगा लहराते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त पालम एयरपोर्ट के बाहर नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की तैयारी की जा रही है। वहीं डल झील के खूबसूरत नजारे के बीचों बीच खड़े हुए हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी आपको नजर आ रहे हैं। इरफान, आवाज तो मिल रही है ना? जरा बताइए क्या हो रहा है वहां पर? जी मिल रही है। तस्वीर आप पूछें।
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कुछ ही पल पहले यहाँ पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं ऊपर साफ तौर पर पैराग्लाइडिंग का जो शो है वो दिखाया जा रहा है। इससे पहले पैरा मोटर्स ने भी यहाँ पर अपनी कलाबाजी दिखाई और कुछ ही क्षणों में यानी कुछ ही पलों में यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो है फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें मिग के साथ साथ सुखोई जो ऐतिहासिक मौके पर यहाँ मौजूद होंगे वो भी अपनी कलाबाजी दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं तिरंगे के साथ मुर्तज़ा अगर जूम कर पाए तिरंगे के साथ आप देख सकते हैं ग्लाइडर्स आसमान में उड़ान भरते हुए इन हसीन नज़ारों के बीचों बीच। समीर ऐतिहासिक पल है और इन ऐतिहासिक पलों को पूरा देश आज यहाँ से इन हसीन नज़ारों से देख रहा है। वहीं 3000 के आसपास छात्र इस मौके का यहाँ पर आनंद भी ले रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स के इतिहास और उपलब्धियों के बारे में उनको सीख और जानकारियाँ मिल रही हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ खुद मौजूद है और उनके साथ जो है BR कृष्णा वेस्टर्न एयर कमांड ऑफिसर कमांडर इन चीफ भी मौजूद है। कुछ और डिग्निटरीज भी मौजूद है। इवेंट का जो नाम है वो गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स इसलिए समीर रखा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं आज यहाँ से कई ऐसे कश्मीरी छात्र नौजवान मौजूद है जिन्हें इंडियन एयरफोर्स की और जो है मोटिवेट करने के लिए यहाँ कई चीजें बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं। 370 हटाए जाने के बाद किस तरह से जम्मू कश्मीर की फिजा बदली है और इस तरह के एयर शोज जब होते हैं तो जम्मू कश्मीर के युवाओं में भी रुझान जो है एयरफोर्स ज्वाइन करने का, अपने देश का नाम रोशन करने का, ये बढ़ेगा। तो तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो किस तरह से इंस्पायर होंगे इस इवेंट से, इसका भी हमें बखूबी अंदाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कुरैशी और कुमार कुन्नन आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुख करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। प्रोफेसर BR दीपक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मंजीव सिंह पुरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। सुमित चौधरी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और जावेद गफ्फारी साहब हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हैं, अक्सर टीवी डिबेट में आप इनके विचार सुनते आए। लेकिन ध्रुव कटोच साहब शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की UNGA में जो स्पीच रही, एक स्टेट्समैन की तरह उन्होंने तमाम मसलों का जिक्र किया, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान को जो हिदायत दी गई है और यह बताया गया है कि अगर नागों को पालोगे अपनी सरजमीन पर तो वो नाग तुम्हें भी डस सकते हैं। आपको लगता है इसका कुछ असर होगा? बहुत शुक्रिया समीर इस शो पे मुझे बुलाने के लिए। देखिए असर तो जरूर पड़ेगा जो बात आपने जिक्र की है, लेकिन मैं कुछ इस एड्रेस के मुद्दे के ऊपर कुछ बात कहना चाहता हूं। जी हाँ। सबसे पहले ये एक बहुत स्टेट्समैन लाइक एड्रेस किया गया था जिसके की जो भारत की भूमि है उसके बारे में, जो भारत में डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में जिक्र किया और ज्यादा करके ये भी बताया गया कि जिस प्रकार से भारत डेवलप कर रहा है इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। जी। दूसरी बात जिस प्रकार से जिक्र किया गया था कि भारत कोविड वैक्सीन जो है पूरी दुनिया को देने के लिए अब तैयार है, हाँ। ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत स्टेट्समैन लाइक जेस्चर था। लेकिन आखिरी बात जब उन्होंने टेररिज्म के ऊपर जब बात की, जिसका जो विषय आप इस समय पर उठा रहे हैं, हाँ। मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने इसका आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर ये अपना एड्रेस में शामिल किया। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर नजर लगानी है या बात की या नहीं की, क्योंकि एक स्टेट्समैन किसी भी देश के ऊपर पिन पॉइंटिंग नहीं करता है, लेकिन जो मुद्दा है उसको पूरी दुनिया के सामने लाना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कटोच साहब मैं आता हूं आपके पास क्योंकि जावेद गफ्फारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गफ्फारी साहब, बड़ी हलचल होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच के बाद पाकिस्तान में, खास तौर पर जिस तरह से PM मोदी ने यह बताया है कि पॉलिटिकल टूल का इस्तेमाल मत कीजिए, दहशतगर्दी को पॉलिटिकल टूल बनाने की कोशिश ना कीजिए वरना इसका अंजाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपके यहां तो कोई समझाएगा नहीं ये बात, PM मोदी ने समझाई है, समझ आई? समीर अब्बास वो कहते हैं ना कि दानिशवर कोई होता वो समझाता तो हमें समझ भी आती। नरेंद्र मोदी अब क्या समझाएंगे जो खुद बुच्चर के नाम से जाने जाते हैं तब से जब से गुजरात में उन वजीर आला थे, अब तो वो वजीर आजम बन चुके हैं। आप सिर्फ इतना बता दें जो लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया है वो लहजा तो मैं आपके साथ टीवी पे भी नहीं इस्तेमाल करता, जो वो बैठ के UN के इजलास के अंदर वो लहजा जो इस्तेमाल किया उन्होंने, क्या वो लहजा ठीक था?
इस तरह यूएन का इजलास जिसके मतलब अंदर सारी दहशतगर्दी दुनिया के खिलाफ अगर आवाज बुलंद की जाए तो वो ऐसी चुभती है आप लोगों को कि समझ में नहीं आता मुझे। चाहते क्या हैं आप? नहीं है समीर अब्बास, हमें कोई नहीं चुभती, ना ही हमें कोई लेना देना और ना हमें कोई डर है उनकी, ना नरेंद्र मोदी की बात है, ना हमें कोई फर्क पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दहशतगर्दी दुनिया में बढ़ती जा रही है। आपका मुल्क अपनी सरजमीन पर नागों को पाल रहा है, आप कह रहे हैं कोई डर नहीं, ये चिंता की बात ही नहीं है। समीर अब्बास, हम अगर पाल रहे हैं, अगर आपको लगता है हम पाल रहे हैं, तो फिर हम उनका काटना भी जानते हैं, उनका उसका जो होता है जहर, वो उसको वो जो अरे आप जब तक काटेंगे तब तक वो आपको काट देंगे, ये हालत है इस वक्त। अगर हम सांप पाल सकते हैं तो इसीलिए तो आगाह किया जा रहा है ना जावेद गफ्फारी साहब। आप कह रहे हैं हम काट देंगे, काट तो आप इतने दिनों से रहे। समीर अब्बास, पहली बात आपका मसला है, आप अपने बॉर्डर को महफूज कीजिए, आप हमें ना समझाएं कि हमने पाकिस्तान को कैसे चलाना है। नहीं, हिंदुस्तान की चिंता ना कीजिए ना, हमारे बॉर्डर की चिंता ना कीजिए, आप भेजिए वहां से, यहाँ पर आतंकियों का सफाया किया जाएगा, वो तो बिल्कुल तय है, उसमें कोई शक और शुबा है ही नहीं। समीर अब्बास, यानी नहीं समझे आप? पाकिस्तान को तो हम चला ही रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत हमने बनाई है तो फिर तो आपको वैसे ही समझ आ जानी चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान को भी हम चला रहे हैं। हाँ, तो ये आपने कही ना असली बात। अब देखिए असली बात जुबान पर आई ना। समीर अब्बास, आपकी बात का जवाब मंजीत सिंह पुरी साहब, देखिए कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई, और पाकिस्तान के मेहमानों से अगर 2-4 सवाल पूछ लीजिए तो तुरंत वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि देखिए अफगानिस्तान में हमने क्या किया, तो इसमें कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई है। लेकिन अफगानिस्तान का जिक्र नाम लेकर और पाकिस्तान का बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से किया, जो मैसेज देने की कोशिश की है, वो क्या जाहिर करता है? आगाह किया जा रहा है, अगर अब भी नहीं सुधरे तो अंजाम क्या होगा? एक चेतावनी भी छुपी नजर आ रही है क्या इसमें? समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। देखिए, पाकिस्तान तो जिसको कहते हैं पुराना आदी है इस किस्म की चीज का। किसी ने बहुत अच्छा कहा, मेरा ख्याल हमारे ही डिप्लोमेट ने कहा कि आर्सनिस्ट जो अपने आप को फायर फाइटर समझता है और अपने आप को फायर फाइटर की तरह दिखाना चाहता है, तो उनके साथ ज्यादा कहना। स्नेहा दुबे का ये बयान था, फर्स्ट सेक्रेटरी यूएन। हाँ, बहुत अच्छा बयान था कि आर्सनिस्ट जो अपने आप को फायर फाइटर की तरह दिखा रहा है। जी हाँ, देखिए समीर, पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में किया, प्रधानमंत्री ने यूएन का जो स्टेज है उसको लेके बहुत अच्छी बात ये कही कि देखिए अफगानिस्तान की परिस्थिति एक फ्रेजाइल परिस्थिति है। उस परिस्थिति का आप बिल्कुल इस किस्म का फायदा मत उठाइए कि वहां पर टेररिज्म और वहां से बाहर टेररिज्म फैले। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया का और खासकर संयुक्त राष्ट्र का दायित्व बनता है कि वहां के लोगों के प्रति, औरतों के प्रति, बच्चों के प्रति, माइनॉरिटीज के प्रति हमारा एक दायित्व बनता है कि हम उनको, जिसको कहते हैं उन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उनके लिए डिस्चार्ज करें। ये बहुत बड़ी मुद्दा और बहुत स्टेट्समैन लाइक बहुत अच्छी चीज कही गई कि इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अफगानिस्तान के 40-50 मिलियन लोग हैं, उन लोगों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान जो कर रहा है वो करे, उसका अंजाम उसको खुद मिलेगा। जैसे उन्होंने कहा टू यूज अ पॉलिटिकल टूल, आपके ही अंदर आके आपको हिटा। अच्छा, एक बात आपको और कहूं, जी उनके स्पीच में ज्यादातर तो जो मुद्दे थे वो थे भारत का विकास और किस तरह भारत का विकास दुनिया के विकास के लिए, और साथ में सॉलिडेरिटी, ये सब करता है दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं उनके लोगों के साथ। ये एक बात ऐसी इंपॉर्टेंट है और ये बात सभी लोगों ने नोट की। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यूएन के ढांचे का इस्तेमाल दुनिया की बेहतरी के लिए आने वाले वक्त में कैसे किया जाए? प्रोफेसर BR दीपक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उसके लिए प्रोफेसर दीपक, आपने भी सुना होगा आचार्य चाणक्य के कोट का इस्तेमाल किस तरह से पीएम मोदी ने किया। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। तो संयुक्त राष्ट्र का ये जो पूरा ढांचा है, ये खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए आने वाले वक्त में क्या करे, कहां पर कमियां रह गई हैं, कहां सुधार की जरूरत है, इसका जो जिक्र किया पीएम मोदी ने, इसे आप किस तरह से देखते हैं? जी समीर जी, पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो यूएन में बातें कही हैं, वो किसी संकीर्ण विचारधारा से कहीं ऊपर उठ करके एक बहुत ही जो दूरदर्शिता है उसका बयान किया है। हाँ। और इस संदर्भ में चाहे वो जो यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल हो उसका सुधार हो,
और भारत इससे पहले से, बहुत पहले से ये बोल रहा है कि जो हमारी जो स्थिति है अभी, खास करके भारत की स्थिति, जब उन्होंने कहा कि भारत के बदलाव से दुनिया में बदलाव आएगा, भारत में जो डेवलपमेंट होती है उसका असर पूरी दुनिया में जाता है, तो ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के इस ढांचे में। वो अभी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। हाँ। और खास करके अगर हम माने हमारा जो कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो या फिर जो दूसरे तमाम उसके ढांचे हैं, हाँ। तो उसमें बहुत ज्यादा है। जैसे यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग की बात अगर करेंगे तो उसमें हमारा जो बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इफेक्टिवनेस और रिलायबिलिटी बढ़ाने पर जोर दिया है कि आने वाले वक्त में यूएन खुद को और प्रासंगिक साबित करे। इस ओर भी हमें सोचना होगा और वाकई ये जरूरत है। कोरोना को लेकर यूएन के मंच से प्रधानमंत्री ने चीन को भी घेरा, कोरोना के ओरिजिन पर यूएन की नाकामी का जिक्र किया। कोरोना के ओरिजिन को तलाशने में नाकाम रहा WHO, ये कहा। पीएम ने आतंकवाद पर भी यूएन की नाकामी का जिक्र किया। अफगानिस्तान को लेकर भी वैश्विक संगठन पर सवाल है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UNGA में अपनी स्पीच में। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। यह आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। तो देखिए, ये अपने आप में मैं पुरी साहब आपका एक बार फिर रुख करना चाहूंगा, क्योंकि UNGA के मंच पर खड़े होकर यूएन के ढांचे में आने वाले वक्त में जिन सुधारों की जरूरत है, और देखिए ये सवाल हमारे आपके हर किसी के जहन में था कि भाई अफगानिस्तान में हथियारों के दम पर तालिबानी सत्ता में स्थापित हो जाते हैं, सरकार बना लेते हैं और हम सब, पूरी दुनिया चुपचाप देखती रहती है। यूएन की भूमिका को लेकर तमाम सवाल उठे। UNGA के मंच से इन तमाम सवालों का न सिर्फ जिक्र होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें एड्रेस किया जाना, बल्कि एक सॉल्यूशन की राह भी दिखाना, ये अपने आप में कितना अहम है? देखिए जमीर, ये तो बहुत अहम है। इनफैक्ट मेन मुद्दा ही हमारा क्या है कि यूएन 1945 में बना, उसके बाद ढांचे का कोई चेंज नहीं हुआ, पूरी दुनिया तब्दील हो गई। और ये बड़ी सटली लेकिन बहुत इंपॉर्टेंटली प्रधानमंत्री ने ये कहा कि देखिए जिस तरह आप काम करते थे वो काम तो अब के समय में बिल्कुल असफल लग रहा है। चाहे आप अफगानिस्तान देखिए, चाहे आप कोविड देखिए जी। तो हिंट बिल्कुल क्लियर था कि यूएन रिफॉर्म चाहिए और सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाहिए। साथ साथ उन्होंने भारत के क्रेडेंशियल जो है वो बहुत अच्छी तरह रखे, और मैं मानता हूँ सबसे अच्छी चीज ये कही कि ये जो क्रेडेंशियल भारत ने अपने लिए डेवलप किए हैं, ये दुनिया का तो सुधार करते हैं, ये दुनिया के सुधार के लिए भी है, और जितने भी विकासशील देश हैं उनके लोगों के लिए जो जो हमारी उपलब्धियां हैं वो सब उनके लिए अवेलेबल है। ये मैसेज बहुत अच्छा है और ये मैसेज जाएगा, और चीन भी समझ जाएगा जो उन्होंने उसके बारे में कहा, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में कहा, चाहे कोरोना, या लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात वो कही कि एक्सपेंशन और एक्सक्लूजन ये मत करिएगा। ग्लोबल कॉमन हेरिटेज है, ये सारी दुनिया के विकास के लिए। बिल्कुल सही बात है। और ये भी पता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे तो मैसेज किसके लिए था? चीन के लिए क्लियर संदेश बिल्कुल साफ नजर आया। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, आप तो अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करके भी लौटे और उसके बाद तालिबान की सत्ता वहां पर स्थापित हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस स्पीच में क्लियरली एक मैसेज क्या आपको लगता है देने की कोशिश की गई है कि अभी तो पाकिस्तान जैसे मुल्क और चीन जैसे मुल्क जो तालिबान को मान्यता दिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, पहले वो ये इंश्योर करें कि अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं करेगा तालिबान?
बिल्कुल, और ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट मैसेज था खासतौर पे पाकिस्तान के लिए भी, कि अगर आप ये सोचते हैं कि वो आप इसको इस्तेमाल कर अपने हितों को साबित कर पाएंगे या फिर अपने हितों को साथ लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये आपके लिए भी परेशानी साबित करेगा। हाँ। दुनिया के सामने अगर मोटे तौर पर देखें समीर, ना सिर्फ कोविड एक सबसे बड़ी परेशानी, बल्कि अफगानिस्तान क्राइसिस भी एक बड़ा इशू है, जिसको लेकर दुनिया को चेताया उन्होंने कि देखिए हमको इसके लिए सामने आना पड़ेगा। आपको याद होगा बायलैटरल के अंदर भी जब वो जो बाइडेन से मिल रहे थे, तब भी ये बात रखी गई कि आतंकवाद के मुद्दे को लेकर क्या आगे स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। तो ये क्लियरिटी है खासतौर पर आतंकवाद को लेकर। और जब भी उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में किसी चीज को एड्रेस किया है, उन्होंने आतंकवाद को सबसे बड़ा मुद्दा भी बताया है, और यह भी बताया कि भारत किस तरीके से इससे काफी लंबे समय से जूझ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। और अब जो हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और जो लगातार TV9 भारतवर्ष पर आप देख भी रहे हैं, डल झील के ऊपर एयर शो में इस वक्त फाइटर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा तस्वीरें ये देखिए, डल लेक के ऊपर इस वक्त एयर शो में किस तरह से करतब दिखाते हुए फाइटर प्लेन्स नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर बहुत ही अहम, बहुत ही खास। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल, इसके दो मैसेज निकलते हैं अगर मोटे तौर पर देखें आप समीर। पहला तो है कि खास तौर पर जो कश्मीरी यूथ हैं उनको किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाए, उनको कैसे फोर्सेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट की जाए। आपको याद होगा कि इसको खास जो नाम दिया गया है वो है विंग्स टू योर ड्रीम्स, यानी आप जो सपने देखते हैं उनकी उड़ान है ये, और इसी उड़ान की तस्वीर दिखाई जा रही है। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है जो लगातार हमारे जो स्ट्रैटेजिक इस लोकेशंस के ऊपर हमारी जो बढ़त है, जो मजबूती है, उसको दर्शाना। लगातार इसमें कई फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं, चाहे वो सुकोई हो, आपका MiG-21 हो, बाइसन हो, इसको इन्वॉल्व किया गया बिग। और ये जिस स्क्वाड्रन से ये उड़ान भर रहे हैं, जिस स्क्वाड्रन को इंक्लूड किया गया, आपको याद होगा इसकी इंपॉर्टेंस हमने 2019 में भी देखी थी, जब विंग कमांडर अभिनंदन ने इसी स्क्वाड्रन से MiG-21 के उड़ान भरी थी। और खास बात यह है कि इस स्क्वाड्रन को तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डल झील के ऊपर एयरफोर्स की उड़ान की ये शानदार तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, एयर शो की शुरुआत हो चुकी है। LG मनोज सिन्हा वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने आज इस एयर शो का उद्घाटन किया। हिंदुस्तानी फाइटर्स की ये दहाड़ डल झील के ठीक ऊपर 13 साल बाद ये लम्हा दोबारा आया है, जब श्रीनगर की मशहूर डल झील के ऊपर आसमान में फाइटर्स उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये गर्जना फाइटर विमानों की ये दहाड़ इस्लामाबाद तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ इस वक्त जावेद गफ्फारी साहब मौजूद हैं पाकिस्तान से ही। जावेद गफ्फारी साहब, ये तस्वीरें तो पता नहीं आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये गर्जना, ये दहाड़ जरूर सुन रहे होंगे। इन तस्वीरों के जरिए दो काम हो रहा है। एक तो हवा में लड़ाकू विमान उड़ते हुए नजर आ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के, और दूसरा आपने श्रीनगर को लेकर, कश्मीर को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर जो प्रोपेगेंडा फैलाया, उसकी हवा भी निकल रही है। क्या कहेंगे? तबीर अब्बास, मुझे खुशी होती है, मैं आपको पहले भी कहता हूँ, जब भी कोई पुरअमन एक्टिविटी होती है मुझे खुशी होती है।
लेकिन मुझे थोड़ा सा गम भी होता है। अभी सुमित चौधरी इतने प्यार से आपको MiG-21 की स्टोरी सुना रहे थे, विंग कमांडर अभिनंदन की स्टोरी सुना रहे थे, उनकी आवाज आपने दबा दी और गरजने की आवाज आपने सुना दी। उनको सुना लेने देते थे, कैसे विंग कमांडर अभिनंदन क्रॉस करके और उन्हें पता भी नहीं चला, बॉर्डर क्रॉस करके, और उसके बाद वो इसी कश्मीर का जो दूसरा हिस्सा है जहां पर आजाद लोग रहते हैं वहां पर चले गए थे गलती से, और उनके जो विंग कमांडर अभिनंदन का जिस तरह इस्तकबाल किया वो सुनहरी रूप में लिखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद पाकिस्तान फौज ने उनको बचाया। गफ्फारी साहब, इतना भोलापन और ये मासूमियत, इस पर कौन न्यौछावर ना हो जाए। मतलब आप हर सवाल के जवाब में जम्मू कश्मीर में लोगों पर बड़े जुल्म हो रहे हैं, बड़े सितम हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, ये प्रोपेगेंडा जो है फैलाने की कोशिश करते थे। आज जब हमने आपको श्रीनगर की डल झील के ऊपर एयरफोर्स के एयर शो की तस्वीरें दिखा दी तो आपने बिल्कुल पाला पलट दिया। वाह मेरे पास, मुझे चाय तक तो बोलने देते। मैं दिल में सोचना शुरू कर दिया था कि उस चाय का मैं टेस्ट भी लूंगा जो चाय अभिनंदन को पिलाई गई थी, और उसके बाद वो गाते हुए चले गए कि टी वाज फैंटास्टिक। वो कितना मजेदार लम्हा होगा। आपने सुमित चौधरी को भी रोक दिया, मुझे भी रोक दिया। मजेदार लम्हा चौधरी मेरे साथ है। गफ्फारी साहब, सुन तो मेरी आवाज रोकी गई ना, मेरे को किसी ने बोला, लेकिन मैं आपको बता दूं, सुनहरे अफसरों की आप बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं मजेदार लम्हा तो वो भी था जो आपकी पार्लियामेंट में बताया गया था, किस तरीके से आपके आर्मी चीफ आए इमरान खान के सामने पसीने होते होते, उन्होंने बोला कि अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो जंग हो जाएगी, पाकिस्तान इन चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगा। ये तो आप भूल गए बताना। आपके साथ दिक्कत यह है कि आप आधी कहानी बताते हैं, आधा सच बताते हैं, और यही वजह है इन आधे सच के चक्कर में पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ती है हर जगह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। आप ये बता दें राहुल गांधी ने क्या कहा था, वो भी फिर बता दिया करे ना सारी बातें। राहुल गांधी ने क्या कहा था, उससे इसका मतलब क्या है? मतलब राहुल गांधी ने कभी भी ना तो ऑपरेशंस के बारे में कुछ कहा, ना उन्होंने इसके ऊपर सवाल खड़े किए। भी बोलती है, अपोजिशन उधर की अटैक करती है हुकूमत पर, इधर की अपोजिशन भी उसी तरह। हमारी अपोजिशन ने कभी इनके ऊपर सवाल नहीं खड़े किए। आपकी फिर इंफॉर्मेशन गलत है, उन्होंने कभी इस ऑपरेशन के ऊपर सवाल खड़े नहीं किए। उन्होंने नहीं कहा था कि वहां पर मुझे इजाजत नहीं है अंदर जाने की मकबूजा कश्मीर में। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि आपके साथ दिक्कत यही है, आपके साथ दिक्कत यही, आप कहीं का मैटर कहीं जोड़ देते हैं, कहीं की बात कहीं जोड़कर सामने पेश कर देते हैं। अच्छा सुनिए गफ्फारी साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त श्रीनगर में डल झील के ऊपर एयरफोर्स के फाइटर विमान जो हैं वो उड़ान भर रहे हैं, और ये गड़गड़ाहट और गर्जना जो है वो मुजफ्फराबाद तक जा रही है, वो पीओके तक जा रही है, वो इस्लामाबाद तक जा रही है, और प्रधानमंत्री मोदी ने आपको मैसेज दिया है, वो मैसेज आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? यूएन में आपने भारत का जवाब जो सुना होगा, उसमें यह कहा गया कि पीओके पर कब्जा खाली करो, अवैध कब्जा छोड़ो। कब छोड़ रहे हैं? मेरे पास किसी के बाप पे दम नहीं है कि आजाद कश्मीर के ऊपर सोचे भी, करना तो बहुत दूर की बात है। आप लोग कोशिश कर रहे हैं ना, कर लें। अरे छोड़िए, आप ऐसे दावे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पहले करते थे। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी सरजमीन पर घुसकर हमारे आतंकियों को, हमारे पाले पोसे दहशतगर्दों को मार गिराए। हो गया ना? और भाई कुछ नहीं होता, जितनी आप कहानियां बनाते रहे, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यही कहता होता हूँ, कोई एयर स्ट्राइक, कोई सर्जिकल स्ट्राइक आप नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, ध्रुव कटोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट। सुनिए गफ्फारी साहब, अब ध्रुव कटोच साहब को भी सुनिए। बहुत आपने अपनी कह ली। कटोच साहब, जो सवाल मैंने किया था कि ये जो तस्वीरें हैं ये इसलिए भी खास हो जाती हैं क्योंकि श्रीनगर के आसमान पर ये जो फाइटर विमान दहाड़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के, ये दरअसल पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की भी तो पोल खोल रहे हैं, जो आर्टिकल 370 हटने के बाद बेताबी में, बेचैनी में, बौखलाहट में तरह तरह के बयान देते हैं। समीर साहब बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये जावेद गफ्फारी साहब जो कह रहे हैं, उनकी बात सुनने में मैं तो एक तरफ से हैरान हो जाता हूं, क्यों एक रिपोर्टर होने के कारण भी उनको सच्चाई मालूम नहीं है। जहां तक ये जो एयर शो जो अभी हो रहा है, ये एक तरफ से पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में किस प्रकार से इतनी जल्दी नॉर्मलसी आ गई है। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की तरक्की अब इतनी तेजी से होगी कि जो गिलगित बाल्टिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद के लोग हैं वो भी अभी बोलेंगे देखिए हम वापस भारत में ज्वाइन करना चाहते हैं। ये दिन दूर नहीं है। और जावेद गफ्फारी साहब को मैं ये साफ बता देना चाहता हूं, आप इसी साल में या अगले साल में ये आप ही के लोग इस प्रकार से वहां पर बोलना शुरू कर देंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा है यूएनजीए मीट में कि जो टेररिस्ट को पालता है वो उसी को डसते हैं। तो यही बात हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की जनता तालिबान के विरुद्ध लड़ेगी और पाकिस्तान जितनी भी अपनी सेना उधर लगाना चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अफगानिस्तान की औरतें ही उनके लिए काफी हैं। और ये दिन बिल्कुल सही बात आपने ध्रुव कटोच साहब कही। और गफ्फारी साहब, जो थीम है वो है गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स, यानी उम्मीदों को, सपनों को पंख लगते हुए नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, पीओके में उम्मीदों को धराशायी किया जा रहा है, पीओके में सपनों को कुचला जा रहा है और उड़ने वाले परों को काटा जा रहा है। एक बार फिर सुनिए ये गर्जना, ये दहाड़। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। पुरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पुरी साहब, एक तरफ 3 दिनों का ये अमेरिका दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इस दौरे में क्वाड मीटिंग का होना, चीन की विस्तारवादी नीतियों को करारा जवाब, और दहशतगर्दी के साथ खड़े हुए जो मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान, और अब पाकिस्तान से तालिबान की यारी के बाद अफगानिस्तान को भी आप उसमें शामिल कर लीजिए, क्या बड़े संदेश निकलकर सामने आते हैं? समीर, बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बहुत ही अहम इंटरनेशनल यात्रा थी प्रधानमंत्री की, क्योंकि एक तो 1.5 साल के बाद वो गए इंटरनेशनल हमारे नेबरहुड के बाद। दूसरी बात, उनकी पहली बार प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ 1-on-1 इन पर्सन मीटिंग हुई। प्रेसिडेंट बाइडेन, जैसे आपको पता है, इस साल के जनवरी में इनॉग्रेट हुआ जी। अब अमेरिका और भारत की जो इतनी बड़ी रिलेशनशिप हुई है, उसमें लीडर्स का 1-on-1 मिलना, जिसको कहते हैं केमिस्ट्री डेवलप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं मानता हूं कि ये चीज बहुत पॉजिटिव हुई, और तभी इंडिया यूएस ने एग्री किया है एक पार्टनरशिप फॉर गुड, ग्लोबल गुड के लिए पार्टनरशिप बनाई। ये बहुत ही अच्छी और सबसे ज्यादा अहम थी। साथ साथ क्वाड समिट हुई। क्वाड समिट भी इन पर्सन हुई। जापानी प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी थे प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, प्रधानमंत्री मोदी भी थे। इस सब की मेन इशू क्या है कि इंडो पैसिफिक में जो चीजें हो रही हैं, जो जिसको कहते हैं डिसरप्शनिस्ट है, हम लोग उसके आगे रहें और एक फोर्स फॉर ग्लोबल गुड रहें। चाहे ये वैक्सीन हो, चाहे ये न्यू टेक्नोलॉजीज हो, चाहे ये इंडो पैसिफिक को फ्री, इंक्लूसिव और ओपन रखने के लिए हो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। बिल्कुल। और प्रोफेसर बी आर दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर दीपक, किस तरह से आप इसे देखते हैं? आउटकम को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं। हमने देखा कमला हैरिस से मुलाकात में भी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये माना, अमेरिका ने ये माना कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के साथ खड़ा हुआ है पाकिस्तान। आने वाले वक्त में अमेरिका कर क्या सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, उसके रुख को देखते हुए, आतंकवाद के साथ वो जिस तरह से खड़ा हुआ है वो देखते हुए, अंदाजा क्या है आपका? जो आउटकम है इस यात्रा के, वो तो बहुत अच्छे हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। खास करके जो द्विपक्षीय हैं, फिर जो बहुपक्षीय हैं वार्ताएं हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सवाल है, मुझे लगता है कि इसमें जो वेट एंड वॉच अभी जो नीति है वो अपनाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी होगा कहना कि क्या होगा, क्योंकि इस समय वो पाकिस्तान के साथ भी अपनी पहुंच बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी है जिस तरह से पाकिस्तानियों ने उनको 20 सालों में धोखा दिया है,
और डबल डीलिंग की है। इधर से अमेरिकी पैसा लिया, उधर से तालिबानियों का समर्थन किया, उन्हें मजबूत किया। और अभी तो जो गफार साहब है वहां से बोल भी रहते हैं हम तो सांप पाले हैं, और उसका जो नतीजा है वो अफगानिस्तान में सबको दिख रहा है। तो इस तरह से जो वेट एंड वॉच है, बड़ी कॉशियस अप्रोच रहेगी, हालांकि एंगेजमेंट जारी रहेगी उनके साथ भी। तो मुझे लगता है कि जहां तक जो आतंकवाद का जो मुद्दा है वो बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है और सीरियस मामला है, और जिसमें जितने भी जो लाइक माइंडेड जो नेशंस हैं तो उनमें जो मेल मिलाप होगा, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, फिर आगे का क्या कदम होंगे, तो इस पर मुझे लगता है कि एक समझ बनेगी धीरे धीरे। और खास करके भारत इसमें एक अच्छी भूमिका निभाएगा, क्योंकि इससे जो भारत पर जो असर पड़ रहा है खास करके, तो बहुत ही खराब असर पड़ेगा। और भारत को ये भी मान के चलना चाहिए, क्योंकि भारत को अपनी एक रणनीति इसमें बनानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वो इसकी तरफ इशारा भी करता है कि भारत सबके लिए तैयार है। और भारत बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और प्रोफेसर दीपक बने रहे आप हमारे साथ। जावेद गफ्फारी साहब मौजूद हैं और उनको आज ये तस्वीरें दिखाना और ये गर्जना सुनाना बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें एक बार फिर देखिए जावेद गफ्फारी साहब, आप खासतौर पर डल झील से एयर शो की ये लाइव तस्वीरें। सूर्य किरण विमान इस वक्त हवा में अपने करतब दिखाते हुए डल झील के ऊपर के आसमान की ये तस्वीरें बेहद खास। तो ये तस्वीरें आपने देखी, गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं वो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए किस तरह से प्रेरित हों, कैसे इस ओर उनका रुझान बढ़े, उसके मद्देनजर अगर इस खबर को समझने की कोशिश की जाए तो भी ये तस्वीरें बेहद अहम नजर आती हैं। और जावेद गफ्फारी साहब आज इन तस्वीरों को देखने के बाद पाकिस्तान में जाकर अपने साथियों को जरूर बताएंगे कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो प्रोपेगेंडा हम लोग करते हैं वो पुराना हो गया, अब कुछ नया ढूंढना पड़ेगा, नया तलाश करके आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गफ्फारी साहब, आपकी इसी मुस्कुराहट में सब कुछ छुपा हुआ है, आपकी एक्सेप्टेंस भी छुपी हुई है और आप अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हैं ये भी छुपा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता है आप नहीं बोल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।